नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा इंडस्ट्रियल जायंट जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज 21वीं सदी के सबसे बड़े टेक चैलेंजेस का सामना करने के लिए वो खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की इसी कमाल की कहानी की। तो सवाल ये है कि इतने विशाल 436 अरब डॉलर के एम्पायर को आखिर चलाता कौन है? कोई एक इंसान नहीं, बल्कि समाज। ये जो 66% का नंबर है ना, ये टाटा की होल्डिंग कंपनी में फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट की हिस्सेदारी है। और यकीन मानिए, यही एक चीज टाटा की पूरी कहानी को डिफाइन करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले टाटा का डीएनए क्या है, फिर उनका फिटनेस फर्स्ट, वेलोसिटी नेक्स्ट वाला टर्न अराउंड। इसके बाद इंडिया के हाईटेक फ्यूचर पर उनके बड़े दांव। हम उनके ग्लोबल एम्बिशन और उससे जुड़े रिस्क को भी समझेंगे। और आखिर में उस सबसे बड़े पैराडॉक्स की बात करेंगे जो उनके सामने है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं टाटा के डीएनए की। आखिर क्या है वो कोर फिलॉसफी, वो सोच जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से इस एम्पायर को रास्ता दिखाया है? तो टाटा की पहचान का जो कोर है वो है उनकी ट्रस्ट स्ट्रक्चर। जरा सोचिए, जहां ज्यादातर कंपनियां हर 3 महीने के प्रॉफिट के लिए जी जान लगा देती हैं, वहीं टाटा सन्स के 66% शेयर्स फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रॉफिट किसी एक की जेब में नहीं, बल्कि वापस सोसाइटी में जाता है। और इसी वजह से ग्रुप को दशकों तक चलने वाले नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने की एक यूनिक आज़ादी मिलती है। और ये जो नेशन बिल्डिंग की सोच है, ये कोई नई नहीं है। ये जमशेदजी टाटा के ज़माने से चली आ रही है। 1868 में उन्होंने सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी ने शुरू की। उन्होंने एक सपना देखा था, स्टील का, बिजली का और एजुकेशन का। और जब 1912 में पहला स्टील इंगट बन के निकला ना, तो वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था। वो उस विजनरी सोच का जीता जागता सबूत था, जो आज भी ग्रुप के बड़े से बड़े फैसलों की इंस्पिरेशन है। चलिए, अब आते हैं हाल के कुछ सालों पर और देखते हैं कि कैसे इस विशाल ग्रुप ने मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टर्नअराउंड्स में से एक को मुमकिन कर दिखाया। जब एन चंद्रशेखरन ने लीडरशिप संभाली, तो उन्होंने एक मंत्र दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिटनेस फर्स्ट, वेलोसिटी नेक्स्ट। मतलब रफ्तार पकड़ने से पहले ग्रुप को फाइनेंशियली फिट और एजाइल बनाना होगा। पहले सेहत, फिर तेजी। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। सिर्फ 5 सालों में नेट प्रॉफिट 3.6 गुना बढ़ गया, रेवेन्यू लगभग डबल हो गया, और सबसे जरूरी बात, ग्रुप पर जो कर्ज का बोझ था वो सीधा आधा हो गया। ये एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन थी जिस पर भविष्य की बड़ी छलांग लगाई जा सकती थी। तो इस नई फाइनेंशियल फिटनेस का नतीजा क्या निकला? नतीजा था इन्वेस्टमेंट की एक सुनामी। ग्रुप की कंपनियों ने मिलकर 4,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। ये पैसा इंडिया के फ्यूचर को शेप करने में लग रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पर लगाए गए कुछ बहुत बड़े हाई स्टेक्स बेट्स में। और इनमें सबसे बड़ा दांव है 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इससे इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बन रही है। ये आज के दौर का नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, उतना ही जरूरी जितना कभी स्टील प्लांट हुआ करता था। इसके साथ ही ग्रुप अपनी कंपनी अग्रातस के जरिए 60 गीगावाट की मैसिव बैटरी कैपेसिटी तैयार कर रहा है। ये सब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ्यूचर को पावर देने के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस रेस में टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और मकसद सिर्फ एक है, 2030 तक इंडियन ईवी मार्केट पर अपना दबदबा बनाए रखना। और यहीं पर वन टाटा फिलॉसफी की असली ताकत सामने आती है। देखिए, एग्रेतास बैटरीज बनाती हैं, टाटा मोटर्स उन बैटरीज से गाड़ियां बनाती हैं, और टाटा पावर उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए नेटवर्क बना रही है। ये एक इतना पावरफुल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है जिसे किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। टाटा ग्रुप पूरी दुनिया में फैला है, और ये ग्लोबल प्रेजेंस एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसमें मौके भी बड़े हैं तो रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। टाटा की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इन 2 एक्विजिशंस को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ कोरस स्टील, जिसे 2008 में मार्केट के पीक पर खरीदा गया और जो सालों तक एक फाइनेंशियल बर्डन बना रहा।
और दूसरी तरफ जैगुआर लैंड रोवर, एक हाईली सक्सेसफुल एक्विजिशन जो ग्रुप के लिए प्रॉफिट इंजन बन गया। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल गेम में हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का खेल कैसे चलता है। और इतनी ताकत होने के बाद भी ग्रुप की जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वो बाहरी जियोपॉलिटिकल शॉक से बची हुई नहीं है। जैसे टीसीएस पर यूएस के वर्क वीजा रूल्स का असर पड़ता है, टाटा स्टील यूरोप को टैरिफ बढ़ने का खतरा रहता है, और जेएलआर को साइबर अटैक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का सामना करना पड़ता है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, उस कोर पैराडॉक्स पर जिसका सामना टाटा आज कर रहा है। सवाल ये है कि क्या एक इंडस्ट्रियल जायंट डिजिटल दुनिया का मास्टर बन सकता है? ये पैराडॉक्स बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ ग्रुप ने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में अपनी मास्टरी साबित की है, जेएलआर का टर्न अराउंड हो, इंडिया का अपना 4G 5G स्टैक बनाना हो, या फिर वो ईवी इकोसिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ B2C डिजिटल स्पेस में ग्रुप को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। टाटा न्यू सुपर ऐप में ग्लिचेस, लो यूजर अडॉप्शन और डिजिटल फर्स्ट कंपनी से कड़ा मुकाबला, ये सब उसी स्ट्रगल का हिस्सा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? सेमीकंडक्टर्स और बैटरीज पर ये जो बड़े दांव लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ ग्रोथ के लिए एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क्स को कम करने के लिए एक डिफेंसिव मूव भी है। मतलब एक ही चाल से फ्यूचर को सिक्योर भी करना और पास की गलतियों से खुद को बचाना भी। ये एक असली मास्टर स्ट्रोक है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिसकी नींव स्टील और पावर से बनी हो, क्या वो हाउस ऑफ टाटा अब सिलिकॉन और सॉफ्टवेयर के इस नए दौर का मास्टर बन सकता है? ये इस एम्पायर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, और एक ऐसा सवाल जो आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.